वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BCHCT 131 यूनिट नंबर 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में हम इसके रिगार्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे और उसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम स्फेरिकल सिस्टम में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले हम ये कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट एटम्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन लाइक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन की जैसे जो एलिमेंट्स होंगे अदर एलिमेंट्स, उसको हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए जो बाकी एलिमेंट्स हैं, अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, देन दोज एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन। इफ वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, देन द रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वुड have same configuration as that of hydrogen. Similar for lithium, if it loses 2 electron, then it has 1 electron left. Similar for beryllium and so on. So these elements, these ions are known as hydrogen like atoms. So जो ये species है, जितने भी हमने ions पढ़े हैं, उनमें अगर बात करें, जो न्यूक्लियर इफेक्ट की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, वो हाइड्रोजन एटम के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स पे चार्जेस हैं, जबकि हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैच करती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज लाइक न्यूक्लियर चार्ज, उसके बेसिस पे पाए जाने वाले इफेक्ट्स सेम नहीं होते हैं। बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिमूव करता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस इफेक्ट रहता है। और जो सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसमें जिसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है सपोज कीजिए, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी विच इज नोन एज कूलम इंटरेक्शन बिटवीन द फिक्स्ड न्यूक्लियस चार्ज ZE एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक मास इंटरेक्शन होगी। और अगर इसके बेसिस पे हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इस सिस्टम के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -ZE² अपॉन 4πε0r। ये वैल्यू हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस करी है। और इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि रिड्यूस्ड मास जो होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मासेस का है, जब उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करें, तो हमारे पास जो आंसर हम जनरली पढ़ते हैं वो है m दोनों मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर मासेस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, वो क्या थी? del² psi, which is known as curly² upon curly x² plus curly² upon curly y² plus curly² upon curly z²। दिस इज इन 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पे इसको हमने लिखा था लैप्लेस ऑपरेटर की तरह लिखा था। दिस इज del² psi प्लस 8π²। यहाँ पे हमने रिड्यूस्ड मास यूज करा है म्यू अपॉन h²। E-v था यहाँ पे, लेकिन जो E-v है वो -v की यहाँ पे वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और हमने पोटेंशियल के लिए यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज psi इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोजन एटम की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, अगर वेरियस एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा। और इस इक्वेशन के लिए अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहें, तो सोल्यूशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में सोल्यूशन निकालते थे, कार्टेशियन की फॉर्म में। जैसे कि हम बात करें कि सपोज कीजिए कोई भी ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई भी स्पेस में सपोज कीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, इस टाइम इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, दिस इज पोजीशन नंबर P। तो विथ रेफरेंस ऑफ ओरिजिन अगर हम बात करना चाहें कि हमें इस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है हमें फाइंड करना है, तो हम
विद वाई एक्सिस जाएंगे, जैसे कि हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने पॉइंट्स चले हैं, और उसके बाद हमें पहुंचना है अकॉर्डिंग टू वाई जेड एक्सिस। तो हम 1, 2, 3 ऐसे सिमिलरली ऐसे पॉइंट्स पे जाके विद पाथ्स हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इस पॉइंट का, जो इसको अगर हम डिस्क्राइब करें विद रेफरेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज कीजिए दिस इज डिस्टेंस आर। ये अगर डिस्टेंस आर है, अगर हम कोई इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट फाइंड करना चाहें ताकि हम इसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकें, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस, यहाँ पे पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या ये आर ही होगा? क्या हम इसे आर की पोजीशन में डिफाइन कर सकते हैं? सपोज कीजिए अगर इस जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन यहाँ पे है, तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन हम इजिली नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें और कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो हमें कौन से यूज करने पड़ते हैं? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर, थीटा, फाई, ये सभी क्या है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इंटरनल डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन, इट इज आर। अगर ये डिस्टेंस आर है, अगर हम इसे 3 डायमेंशन में डिस्क्राइब करना चाहें, तो हमने एक्स, वाई, जेड एक्सिस इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सट्रापोलेट कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम देखें विद जेड एक्सिस, इट इज मेकिंग एंगल थीटा। ये हम सभी लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसका ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो ये जो है हम यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस एंगल को। दिस इज द रेडियल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम एक तरह से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। दिस इज रेडियल पार्ट एंड दीज आर द एंगुलर पार्ट, एंड थीटा इज ऑल्सो एंगुलर पार्ट, एंड इट इज नोन एज प्रिंसिपल एंगल, सॉरी पोलर एंगल, इसको पोलर एंगल बोलते हैं। और अगर हम बात करें एक्सिस, विद एक्स एक्सिस अगर हम बात करें, अगर उसी पोजीशन तक पहुंचने के लिए जितना एंगल हमें फाइंड करना होगा, दिस इज फाई एंगल एंड इट इज नोन एज एजिमुथल एंगल। अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स, वाई, जेड क्या होगा। एक्स एक्सिस पे उसकी जो डायमेंशन होंगे वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होंगे, वाई एक्सिस में क्या होंगे और जेड एक्सिस में क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने इसको दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखाई है, जिसके बेसिस पे हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है ताकि हम इसे थोड़ा और इजीली डिस्क्राइब कर सकें। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल इज, देयर इज एंगल थीटा। अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा फाइंड करना चाहें, इट इज जेड अपॉन आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो जेड को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, तो जेड हमें मिल गया है आर कॉस थीटा। अगर ऐसे ही हम फाइंड करना चाहें साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंस है वो ए है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा हो जाएगा, इट इज, आप लगाइए हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर फॉर्मूला निकालें, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन आर। तो देखिए यहाँ पे ए अपॉन आर आ गया है, ए अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, और ए क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना चाहें कि एक्स एक्सिस में क्या है, तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये एंगल फाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस फाई विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो एक्स अपॉन ए, क्योंकि कॉस फाई, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस एंगल क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, जहां पे हमने एक्स निकाला ए कॉस फाई, लेकिन ए क्या था, आर साइन थीटा, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, आर एक्स क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। सिमिलर फॉर वाई एक्सिस, वाई आर साइन थीटा साइन फाई, और z हमने पहले ही निकाल रखा था आर कॉस थीटा। ये जो वैल्यूज हैं आपकी बुक में डायरेक्ट दी गई हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि आपको कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है, तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये कैसे आया, तो आप ये ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको ईजी हो जाएगा कि ये कहाँ से आए हैं।
अब इस इक्वेशन के लिए अगर हमें सोल्यूशन चाहिए होगा तो सोल्यूशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। इसका रिजल्ट डायरेक्ट आपकी बुक में दिया गया है। ये जो इसके स्टेप्स होंगे डेरिवेशन के वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया गया है, विच इज गिवन बाय आर 1/r² कर्ली बाय कर्ली आर स्क्वायर कर्ली साई अपॉन कर्ली आर। दिस इज रेडियल पार्ट, यहाँ पे आ जाएंगे थीटा 1/r² साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली फाई स्क्वायर प्लस 1/r², यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा है, तो कर्ली बाय कर्ली थीटा साइन थीटा इंटू कर्ली साई अपॉन कर्ली थीटा, और उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म जो आ जाती है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 0। जनरली जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें बस यहाँ पे क्या है कि हमने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है आर थीटा फाई की फॉर्म में। तो अगर हम बात करें, अगर इसको कॉम्पैक्ट हमें फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो जो वेव फंक्शन है आर थीटा फाई, इट कैन बी रिटन एज आर, इट इज कैपिटल फॉर्म ऑफ रेडियल पार्ट आर, theta capital in it is a function of angles theta angle, and phi capital form of phi is a function of phi, and here the r part is, this part is the radial part of wave and this is the angular part of the wave। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 डायमेंशन में भी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टेट फॉर क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब इन जो यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकाला था वेव फंक्शन के लिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें 3 वैल्यूज मिलती हैं। जो 3 वैल्यूज हमें सोल्यूशन में मिलती हैं उन 3 रूट्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। मतलब हम उन 3 वैल्यूज को बोलेंगे कि दीज आर 3 क्वांटम नंबर्स। वो 3 क्वांटम नंबर्स का कौन सा कैसे डिनोट करते हैं? फर्स्ट क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n, second is L and third is ML. These are the values of solution of Schrödinger wave equation in spherical polar coordinate system. तब ये जो पॉसिबल वैल्यूज थी, जो N, L और ML के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो क्या आई थी? N के लिए वैल्यू आई थी 1 2, 1 से स्टार्ट हो रही थी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो L वैल्यू थी वो स्टार्ट हो रही थी फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू n-1। मतलब कि जहां पे अगर n की जो वैल्यू होगी, l की वैल्यू वहां से उससे 1 पॉइंट कम होगी। अगर n हमारे पास 5 है तो हमारे पास l 4 होगा। अगर n 1 है तो l हमारे पास 0 होगा, तो वो n-1। ml क्या है? -L2 प्लस l। आप यहाँ पे याद रखिए -L2 प्लस l तक। जो अगर हमारे पास सपोज कीजिए l हमारे पास l हमारे पास 2 है, तो हमें ml क्या लिखना होगा? -2 अप टू +2, -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन। तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? -2 से लेकर +2 तक जो वैल्यूज आएंगी वो सभी ml के लिए होंगी। इसको थोड़ा डिटेल में हम और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो n होगा इट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल वैल्यू देगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, हम आगे पढ़ेंगे। जो L वैल्यू उसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एजीमुथल एंगल विच इज 5। ML इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए इसको M के साथ डिनोट किया गया। और वेव फंक्शन अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, psi n l ml for any electron can be given by substituting these quantum numbers। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलें कि यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l उसके लिए 0 होगा, तो ml भी 0 होगा। तो साई वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे? 1 0 0। सबसे पहले n वैल्यू, फिर l वैल्यू, उसके बाद ml वैल्यू 1 0 0 उसके साथ डिनोट करेंगे। अब थोड़ा एक टैबुलर फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज कीजिए n इज इक्वल टू 1 है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l उसके लिए n-1, मतलब कि यहाँ पे 0 होगा। तो उसके लिए ml भी 0 होगा। उसकी ऑप्टिकल ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, वो नंबर होगा जो n पे डिपेंड करेगा। n वहां पे 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और उसके बाद जो नोटेशन होगी, कौन सा ऑर्बिटल है वो डिसाइड करता है l।
हमने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा है, हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि L0 के लिए आप भी मैंने दोबारा से लिखा है कि जब L0 होता है तो जो डिनोशन होगी वो क्या होगी, S। 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए H एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे S। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 2, n2 के लिए वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। तो 0, 1, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो n-1 तक जाएगी। तो ml जो वैल्यू है वो 0 के लिए अलग होगी और 1 के लिए भी अलग होगी। 0 के लिए तो 0 ही वैल्यू रहेगी और 1 के लिए क्या रहेगी, -L2 प्लस L, -L और 0 से होते हुए प्लस L तक। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, 0, +1। तो यहाँ अब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑर्बिटल कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे n2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और अब बात करेंगे ऑर्बिटल कौन सा है तो वो डिसाइड करेगा L0 है तो हम यहाँ पे S लिखेंगे। उसके बाद इस नोटेशन के लिए क्या लिखेंगे, n तो 2 है तो 2 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे L1 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा P। तो ऑर्बिटल कौन से हैं, 2s एंड 2p। फिर आते हैं n इज इक्वल टू 3 पे। n 3 है तो L कहाँ तक होगा, L का फॉर्मूला है n-1, तो हम क्या लिखेंगे, 0 से तो स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2। और इन तीनों के लिए ml वैल्यू डिफरेंट होंगी। 0 के लिए तो 0 ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम नोटेशन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले n लिखेंगे, वो है 3। L0 है तो क्या आ जाएगा, 3s। देखिए यहाँ पे 3s आ गया। उसके बाद होगी 1 वैल्यू, 1 के लिए -1 to +1 तक वैल्यू जाएगी। क्योंकि n 3 है तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन L1 है तो हम वहां पे लिखेंगे P। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3P। तो देखिए यहाँ पे 3P आ गया। उसके बाद हम 2 के लिए क्या लिखेंगे, -2, -1, 0, +1, +2। अब यहाँ पे n3 है तो 3 ही लिखा जाएगा और L क्योंकि 2 है तो L2 के लिए जो नोटेशन होती है वो D होती है। तो देखिए यहाँ पे 3D आ गया। सिमिलर फॉर 4, 0 है, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला है n-1। 0, 1, 2, 3, 4, 0 के लिए ml वैल्यू 0, 1 के लिए -1, 0, +1, 2 के लिए -2 अप टू +2 एंड 3 के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, n तो 4 है तो 4 ही रहेगा। फॉर 0, 1, 2, 3 सभी के लिए जो नोटेशन नंबर होगा वो 4 ही रहेगा। क्योंकि L0 है तो क्या हो जाएगा, 4s। 1 है तो क्या आ जाएगा, 4p। 2 के लिए आ जाएगा 4d। 3 के लिए आ जाएगा 4f। देखिए मतलब जो यहाँ पे नोटेशन ऑर्बिटल डिसाइड होती है वो डिपेंड करता है L पे, और जो नंबर आगे लिखा जाएगा वो होगा n वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वो ऑर्बिटल लिखा जाएगा जो डिपेंड करेगा L के ऊपर। यहाँ पे जो हमने S, P, D, F या ये नाम कहाँ से पढ़े हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब S के लिए मतलब होता है शार्प, P के लिए प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज, F मीन्स फंडामेंटल। तो ये SPD कहाँ से आए नंबर, कैसे डिसाइड किया गया कि यहाँ पे S ही आएगा या P आएगा, तो ये इनके सिग्निफिकेंस है। अब बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स। अभी तक हमने 4 पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो वैल्यूज आई हैं वो 3 हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n which denotes major energy level means प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिसाइड करता है कि जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है। अगर n वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल है, अगर n वैल्यू 2 है तो इसका मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल है, एज सो ऑन। एजीमुथल क्वांटम नंबर L जो डिफाइन करता है एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर n वैल्यू 1 है तो L तो उसके लिए 0 होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे जो अगर L वैल्यू 0 तो एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप आती है। तो इसीलिए S का मीन्स क्या हो जाएगा, S ऑर्बिटल हैविंग स्फेरिकल शेप। ऐसे ही L के लिए अगर 1 है तो अगर हम उसका ग्राफ डिराइव करते हैं तो हमारे पास डम्बेल शेप आती है। उसके बाद D के लिए भी और F के लिए भी। तो सिमिलरली जो शेप्स होती हैं वो L वैल्यू डिसाइड करता है। आगे बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जो देता है ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय S। अब ये स्पिन क्या होती है, स्पिन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे कि अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है
और अराउंड द सन भी वो रिवॉल्व करता है। सिमिलरली ये फंडा अगर हम अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन पे, एटम पे, तो जो सेंटर में जो होगा वो न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी रिमूव करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन में स्पिनिंग है। तो स्पिनिंग की वजह से उसमें स्पिनिंग कांस्टेंट, उसके उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया है स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस। अब ये क्या करता है, इट विच अराइजेस फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस विल स्पिन और रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो, ये हमने अभी बोला है। अब ये जो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से बाद में एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब ये जो स्पिनिंग होगी ये दो तरीके से हो सकती है, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और जो स्पिनिंग है हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि हाफ हाफ रहेगी दोनों के लिए, हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है कि अगर क्लॉकवाइज है तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है प्लस साइन से, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम मैथमेटिकली माइनस साइन से डिनोट करते हैं। प्लस माइनस से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, प्लस है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है, माइनस है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रही है। अब ये जो है क्वेश्चन आ सकता है कि 4 क्वांटम नंबर दिखाइए और उसका सिग्निफिकेंस बताइए, तो आपको ये सभी दिखाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है जो अराइज होता है, आगे है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, मींस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ किस रीजन में फाइंड किया जा सकता है, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम पाए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, क्या किया गया कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन आई थी। इट इज यूजुअली अप्लाई टू द प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स द थिकनेस ऑफ द शेल। अब ये जो रेडियल वेव फंक्शन है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद एन एल एन कॉम्बिनेशन के साथ, अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए हमारे पास ये वेरियस ग्राफ्स हमारे पास आ रहे हैं। दिस इज फॉर साई एंड रेडियल पार्ट के लिए, या और दिस इज इसका अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। एक्चुअली हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो लास्ट यूनिट थी उसमें सिग्निफिकेंस पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। वहां पे हम क्या किया था कि जो साई जो थी, साई का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पे वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो डिनोट करता है साई। तो साई का मतलब ये हो जाएगा कि कहाँ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिल सके, और ऐसा कौन सा रीजन है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो नेगेटिव भी आ रही थी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि साई का मतलब तो प्रोबेबिलिटी है, तो साई जो प्रोबेबिलिटी है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये जो एक लिमिटेशन आ गई थी कि नेगेटिविटी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या करा था कि उसका स्क्वायर कर दिया था ताकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाए। इसीलिए बाद में आया साई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के साथ क्या हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साई के लिए वैल्यू दिखाई गई है रेडियल प्रोबेबिलिटी, उसका बाद में स्क्वायर किया गया है। जहाँ पे n 1 है तो l 0 होगा, तो यहाँ पे साई, दिस इज साई स्क्वायर। तो ऐसे हमें ग्राफ मिलते हैं। ऐसे ही अगर ग्राफ बनाएंगे फॉर 2s ऑर्बिटल, जहाँ पे जो n है इट इज 2 एंड उसके लिए n अगर 1 है तो l तो 0 होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वहां पे देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। इसको खत्म करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर किया गया, जो वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो गई है। सिमिलरली फॉर 2p एंड 3s में देखिए, ये जो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे देखिए इस ग्राफ से यहाँ पे दिखाया गया है, जो हम है ये डिनोट करता है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में चेंज किया गया है। सिमिलर फॉर दिस वैल्यू, ये जो है ग्राफ ये पॉजिटिव दिखाया गया है और ये तो पहले ही पॉजिटिव था, तो इसको ग्राफ इसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यू चेंज हो गया, ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ऐसे ही ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए ये दिखाया गया है
कि जो साई है और जो रेडियल पार्ट है उसमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो प्रोबेबिलिटी को, उस नेगेटिव वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी को ओवरकम कैसे किया गया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रिड्यूस्ड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका हमें रिड्यूस्ड मास फाइंड करना है। ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो ये गिवन है तो हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लिखिए, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। उसके बाद है विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स आर अलाउड। यहाँ पे कौन से क्वांटम नंबर्स अलाउड हैं। फर्स्ट इज n3। अगर n3 होती है तो l क्या होता है, n-1 l2, मतलब कि ठीक है। और जो ml वैल्यू है तो l2 के लिए ml वैल्यू जो होगी, ml वैल्यू 1 है, मतलब कि -1 +1 और 0। और ms जो यहाँ पे दिखाई गई वो 0 है, क्योंकि जो स्पिन होती है वो 0 कभी नहीं होती है, तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग, ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं n इज इक्वल टू 2, जिसके लिए l 0 है। अगर l 0 है तो ml भी 0 होगा। और उसके लिए जो स्पिन है वो नेगेटिव दिखाई गई है, -1/2, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन, इसलिए वो अलाउड है। अगर n7 है, n7 है तो उसके लिए l 0 1 2 3 4 5 6 होगा, जिसमें 2 है, ठीक है, ये अलाउड है। ml वैल्यू 2 के लिए -2 अप टू +2, ठीक है, ये भी वैल्यू आ सकती है। और जो ms वैल्यू है वो +½ है, तो ठीक है, ये भी अलाउड है। n वैल्यू अगर 3 है, l वैल्यू नेगेटिव दिखाई गई है। l वैल्यू जो कि एंगुलर मोमेंटम है वो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होती है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे गलत हो गया। इसका मतलब ये पूरी जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसका सिग्निफिकेंस क्या है। It represents the probability of finding electron in spherical shell between the distance of r and r plus dr। जो डिस्टेंस है अगर r से चेंज हो रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होती है वो डिस्क्राइब करता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसी के साथ हमने जो यूनिट 4 है हाइड्रोजन, वो हमने उसका हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और उसका सल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए ताकि हम उसको ही सबसे पहले कंसीडर करें और जल्दी से आपको जो वीडियो चाहिए वो अपलोड हो जाए। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।